So, hello everyone, welcome to my channel Delta Closer. I hope सब आप लोग बढ़िया चल रहा हो आप लोग का. First of all, I would like to introduce myself. My name is फैज़ान वहीद और मैं 5-6 साल से ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ. राइट नाउ आई एम वर्किंग ArcelorMittal Nippon Steel. So that's all from my side. सो टुडे जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉम्प्लेक्स पावर को है. बिकॉज आप किसी इंडस्ट्री में विजिट करेंगे ना तो आपको जो HMI दिखेगा उस पर एक्टिव रिएक्टिव पावर, लोड का SID, ये आपको देखने को मिलेगा. तो उस पर जो रिएक्टिव पावर है कभी पॉजिटिव जा रहा होता है, कभी नेगेटिव जा रहा होता है. रिएक्टिव पावर एक्चुअली क्या काम कर रहा होता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. तो रिएक्टिव पावर के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे. तो रिएक्टिव पावर का बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. हो सकता है वीडियो लंबा हो तो कुछ कुछ पार्ट में ये वीडियोज आए. ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So coming back to our topic, what is our topic is complex power. बिकॉज हम किस बात में बात करने वाले हैं? AC सर्किट की बात करने वाले हैं. और जब हम AC सर्किट की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज की भी बात करेंगे. जब फेज की बात करेंगे ना, दैट इज मेक द पावर बिकम कॉम्प्लेक्स. एस किस तरह से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर को? एस से. एस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पावर. ओके, अब जब कॉम्प्लेक्स पावर ब्रेक्स होगा तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर. ओके, अभी इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं? फेज की बात कर रहे हैं. अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स का एक एक आइडिया ले लेते हैं, बिकॉज हम सबको ऑलरेडी आइडिया होगा, बस जस्ट रिकॉल करने के लिए. जैसे मान लीजिए मैं बोला कि एक आदमी यहाँ से 2 मीटर चला. ओके, अब मैं बोला इसी में से और फिर 2 मीटर चला. तो मैं बोला टोटल यहाँ से उसका जिस पोजीशन पे भी है वहां से टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका? तो 2 + 2 = 4. ओके, इसको बोलते हैं स्केलर सम. क्या बोलते हैं? स्केलर सम. बिकॉज ये स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. जिस डायरेक्शन में चला उसी में दो और आगे चल गया, तो मतलब टोटल 4 मीटर चला. ओके, तो ये क्या हुआ? स्केलर सम. अब मैं बोलूँ कि एक आदमी 2 मीटर चला ईस्ट की तरफ और फिर 2 मीटर चला नॉर्थ की तरफ. तो अब मैं बोलूँ कि ये जिस डिस्टेंस पे है वहां से टोटल इसका दूरी कितना है? तो क्या ये 4 है? नहीं, 4 नहीं है. ये कितना है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे. अगर ये 2 है और ये 2 है, यानी बेस 2 है और लेंथ 2 है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2√2. तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो सम हुआ ये वेक्टर सम हुआ. इसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर सम. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर ये पॉइंट z है तो इस z को कैसे लिखेंगे? 2 + j2, नॉट 2 + 2. ये स्केलर सम हो जाएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा. ऐसे नहीं लिखेंगे. अगर हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? उसका वेक्टर भी ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं वेक्टर सम. ओके, और वेक्टर अगर मैं बोलूं कि 2 + j2 का कंजुगेट लेने के लिए, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्यों? बिकॉज हम जब कॉम्प्लेक्स पावर को पढ़ेंगे ना तो उसके लिए बेसिक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमको आना चाहिए. तो उस लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो उस टॉपिक को जस्ट रिकॉल कर रहे हैं. अगर आपको पता है और हमने इंजीनियरिंग किया है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो आपके लिए वेरी गुड है. अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ा आइडिया नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जस्ट टू रिकॉल. अगर किसी को मैं बोलूँ कि ये 2 + j2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स एक्सिस के अक्रॉस उसका इमेज. तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज क्या बनेगा? इसी डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा. तो एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू वही रहेगी. चेंज क्या हो जाएगा? एक्सिस. यानी ये 2 + j2 था, ये -j2 हो जाएगा. क्या हुआ? ये इसका कॉन्जुगेट. तो 2 - j2. समझ में आया? 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया. पहला तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो उसको वेक्टर सम बोलते हैं. वेक्टर सम कैसे काम करता है, उसका रिजल्टेंट कैसे होता है, एक. दूसरा, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है. इतना समझ में आया? इसी टॉपिक के साथ हम कॉम्प्लेक्स पावर को समझने की कोशिश करेंगे. इतनी ये बेसिक रिक्वायरमेंट था जो हमको कॉम्प्लेक्स पावर को समझने के लिए चाहिए था. ओके, नाउ मूविंग ऑन. पावर क्या होता है ना, पावर दो तरह का होता है. एक तो जो पावर डिलीवर कर रहा है उसको सोर्स बोलते हैं, और एक जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? लोड. ओके, अगर मैं बात करूं कि मेरा ये पावर सोर्स है, अब ये लोड है, तो ये कुछ पावर दे रहा होगा. जैसे ही आपने लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया, ये कुछ पावर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, वही पावर ये डिलीवर कर रहा होगा. अंडरस्टूड? अब ये जो करंट है, ये करंट कौन कंज्यूम कर रहा है? लोड. तो लोड डिसाइड करेगा करंट का नेचर.
क्या डिसाइड करेगा? लोड डिसाइड करेगा करंट का नेचर, यानी करंट का वेवफॉर्म का नेचर कौन डिसाइड करेगा? लोड। अब लोड कितने तरह का होता है? बेसिकली लोड आर, एल और सी होता है। क्या? रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। तो ओके, तो चलिए अभी हम क्या समझेंगे, जो रेजिस्टिव होता है और जो इंडक्टिव होता है और जो कैपेसिटिव होता है, यही लोडिंग एलिमेंट्स है। ये डिसाइड करेंगे करंट का नेचर कैसा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो फर्दर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिव को स्टडी करें, तो जिस मोमेंट पे आप रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है और ये आई है, जिस मोमेंट पे आप वोल्टेज सोर्स को एक रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए वोल्टेज एक किस पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे? ये वोल्टेज मान लीजिए 230 एंगल जीरो पे है, यानी ये 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ है। तो इसका फेज एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जिस मोमेंट पे आप इसमें वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उसी मोमेंट पे ये पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी उसी मोमेंट पे करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँ करंट का फेज क्या होगा? करंट का फेज भी यही होगा एट सम एंगल। मान लीजिए आई है, तो आई कितना होगा? V/R। ये रेजिस्टेंस कितना है उसको डिपेंड करेगा, वोल्टेज सोर्स कितना दिया है आपने आरएमएस वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड करेगा। तो ये आई का वेव फॉर्म हो जाएगा। बट आई का फेज एंगल कितना होगा? उसी फेज पे होगा जिस फेज पे वोल्टेज होगा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अग्रीड? अब नाउ अब क्या होता है, जैसे ही आप इसके अक्रॉस इंडक्टर लगाते हो, इंडक्टर के अक्रॉस आप जैसे ही वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हो, अगर प्योर इंडक्टर है तो करंट लैग हो जाता है। करंट लैग हो जाता है कितना डिग्री से? -90 डिग्री से। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, बट करंट जो है वो 90 डिग्री तक करंट फ्लो ही नहीं हुआ, यानी कोई पावर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। बट कुछ तो हुआ, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं क्या हुआ, कि जब ये इस ड्यूरेशन पे था, उस ड्यूरेशन में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था, करंट जीरो था। तो क्या हुआ, करंट 90 डिग्री के बाद फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, बट ये इस ड्यूरेशन तक पीछे रह गया। पीछे रहने को क्या बोलते हैं? लैग हो गया। यानी इंडक्टर के आने की वजह से करंट क्या हो जाता है? लैग हो जाता है। चूंकि यहाँ प्योर इंडक्टर है, तो करंट कितना डिग्री से लैग हुआ? 90 डिग्री से। इसके सीरीज में कुछ इंडक्टर हो जाएगा, तो 90 और 0 के बीच में लैग होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, कि इंडक्टर डिसाइड करता है करंट का नेचर को, यानी लोड डिसाइड करता है करंट के नेचर को। करंट का नेचर लैग होगा, लीडिंग होगा, कौन डिसाइड करता है? जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट कितना है हमारे पास? तीन ही है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। अगर तो इंडक्टेंस है तो करंट क्या होगा? लैग हो जाएगा। तो लैगिंग लोड क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। क्यों? बिकॉज ये करंट को लैग करा देता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अपोज करता है। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है। आई होप आपने वो स्टडी किया होगा, बिकॉज इंडक्टर की प्रॉपर्टी में हम नहीं जाएंगे अभी, हमको सिर्फ रिएक्टिव पावर पे कंसंट्रेट करना है। तो ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट के सेम फेज में रखता है, बट इंडक्टेंस करंट को लैग करा देता है, बिकॉज ये इसका प्रॉपर्टी है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ? करंट लैग हो गया। यानी अगर मैं बोलूँ कि एट एन एंगल 0 डिग्री है वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो करंट क्या हो जाएगा? एट एन एंगल -90 डिग्री, बिकॉज करंट लैग हो गया, पीछे हो गया। किससे? वोल्टेज से। तो वोल्टेज जीरो था तो करंट -90 हो गया। समझ में आया इतना? ये किस केस में बात किया मैंने? इंडक्टेंस के केस में। ओके, समझ में आया हम कि भैया इंडक्टिव लोड के होने की वजह से करंट का वेव फॉर्म लैग हो जाता है, तो इसलिए हम इंडक्टर को लैगिंग लोड भी बोलते हैं। ओके, नाउ अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट करें एक वोल्टेज सोर्स से, और मैं बोलूँ यहाँ पे पावर कनेक्ट किया, तो अब क्या होता है ना, ये करंट का नेचर लीडिंग इन नेचर हो जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ भाई? लीडिंग इन नेचर का मतलब जिस मोमेंट पे आपने वोल्टेज कनेक्ट किया, मान लीजिए वोल्टेज आपने 0 पे ही कनेक्ट किया, बट करंट उसके पहले से ही इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके कुछ सेकंड पहले से ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? भैया वोल्टेज देने से कुछ सेकंड पहले ही करंट फ्लो होने लगा, तो मतलब करंट लीड कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो यानी ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट का वोल्टेज देने से पहले फ्लो होने लगता है। तो अब क्या बोलेंगे इसको? आई एट एन एंगल सम प्लस रहेगा। अगर प्योर कैपेसिटेंस है तो आई +90 डिग्री रहेगा। यानी करंट लीड हो रहा है 90 डिग्री, किसके रेस्पेक्ट में? वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? बिकॉज ये लोडिंग एलिमेंट, और ये लोडिंग एलिमेंट कितना है? ये कैपेसिटिव। यानी आप जब पावर सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अक्रॉस जो लोड है, जो पावर खर्च करने वाले हैं आप जिसके, जो पावर लेने वाला है, वो कैसा एलिमेंट है? रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? यानी ओवरऑल हम कहें तो क्या वो सेम फेज में रहेगा, या लैगिंग रहेगा, या लीडिंग रहेगा? ये तो हुआ, यही इन तीनों का मिक्सचर रहेगा। अगर तो प्योर कैपेसिटिव है तब नहीं ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर इसके अक्रॉस हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये 90 और 0 के बीच में रहेगा, यानी आई एट एंगल मान लीजिए +45 डिग्री रहेगा। ये डिपेंड करता है कि सीरीज में क्या है। अगर तो प्योर इंडक्टिव है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा।
तो यानी लोडिंग एलिमेंट्स क्या है वो डिसाइड करेगा करंट के नेचर को। अब करंट का नेचर डिसाइड करेगा रिएक्टिव पावर। समझ में सब एक दूसरे से लिंक है। तो आपको रिएक्टिव पावर समझने से पहले जो कुछ बातें समझनी थी वो इस टॉपिक को हम समझा। अब हम आते हैं अपने कमिंग बैक टू टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जाना, थोड़ा सा हम जाने की लीडिंग लैगिंग जो लोड है वो क्या होता है, और अब हम समझेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स पावर को। चलिए क्या होता है अगर हम बात करें कि लैगिंग लोड की, जब हम लैगिंग लोड की बात करेंगे ना, तो मान लीजिए ये V है, ये प्लस जे है, ये माइनस जे है। अब इसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा था तो लोड कैसा होता है, रेजिस्टिव, सबको बोलना है। अब चूंकि लोड कैसा है, लैगिंग है, मतलब थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो मान लीजिए करंट लैग हो गया एट एन एंगल थीटा। ओके, जब करंट लैग हो जाएगा तो मतलब वोल्टेज थोड़ा पीछे रह गया, तो पीछे रह गया तो ऐसा हो गया। अब इस करंट को मैं दो भाग में डिवाइड करूं अगर, तो करंट दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। आई थीटा इस तरफ है तो आई कॉस थीटा इधर हो जाएगा। देखो ये एक कंपोनेंट टूटा है, ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक मैथ्स है। आई को दो कंपोनेंट में अगर तोड़ोगे तो एक आई कॉस थीटा हो जाएगा और एक आई का इस पार्ट में, तो आई का ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो एक जाएगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस, एक जाएगा वाई एक्सिस के अक्रॉस, वाई एक्सिस के क्रॉस आई कॉस थीटा और वाई एक्सिस के क्रॉस आई कॉस 90 माइनस थीटा। तो आई कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, आई साइन थीटा। ओके, तो अगर आपने आई को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब इस आई को आपको डिनोट करना है तो आप इस दो कंपोनेंट के सम से डिनोट कर सकते हो। ओके, चलिए आइए हम डिनोट करते हैं। अभी क्या होता है, हमारा जो एस होता है वो वी आई कंजुगेट होता है। ये तो हमको समझ में आ गया क्या होता है, एस वी आई कंजुगेट होता है। ओके, वी आई को लिखो, आई को तोड़ो, दो भाग में हमने तोड़ दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, आई कॉस थीटा, और इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस जे है, माइनस जे आई साइन थीटा। समझ में आया, समझ में आया। अब इसका कंजुगेट, अब कंजुगेट भी हमने पढ़ाया था, क्या होता है कंजुगेट, ये माइनस को प्लस कर देता है। यानी इसके अक्रॉस अगर इमेज लोगे, एक्स एक्सिस के अक्रॉस अगर मिरर इमेज लोगे, मिरर यहाँ पे रखोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इसके जस्ट यहाँ बन जाएगा। तो यानी एक्स वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, वाई जो माइनस जे वो प्लस जे हो जाएगा। तो अगर इसका कंजुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा प्लस जे आई साइन थीटा, है कि नहीं। अब इसको तो गुना करो, वी आई कॉस थीटा प्लस जे वी आई साइन थीटा, यही होता है एक्टिव और रिएक्टिव पावर। देखिए तो जो टोटल पावर में से, ये टोटल पावर था, इस टोटल पावर में से जो टूटा दो, वो टूटा एक P प्लस J और ये Q। यानी जो टोटल पावर है ना वो एक्टिव और रिएक्टिव का वेक्टर सम होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा था मैं, कि ये जो है ना 5 मेगावाट एक्टिव पावर है, और मान लीजिए 5 मेगावाट MVAR रिएक्टिव पावर है, तो मैं बोलूँ S कितना होगा, तो 5 प्लस 5 नहीं होगा, ये 5 प्लस J 5 होगा इसके हिसाब से। तो ये सिंपल दोनों को जोड़ने में जो हमको टोटल पावर नहीं मिल जाएगा, हमको इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ में आया होगा कि भैया ये कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, लैगिंग लीडिंग लोड क्या होता है। सेम वे में मैं बात करूँ लीडिंग लोड की, अभी किसकी बात किया मैंने, लैगिंग लोड की। लैगिंग लोड में क्यू कैसा आया, पॉजिटिव आया, अंडरस्टूड। तो अभी ध्यान से इस टॉपिक को समझते रहिएगा, बिकॉज मैं रिएक्टिव पावर का जो रेफरेंस अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे जो रिएक्टिव पावर का बेसिक फील आपको आने वाला है, उसको समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक पॉइंट को ध्यान दें कि मैंने जो एस निकाला टोटल पावर किस केस में लैगिंग में, उसमें क्यू पॉजिटिव आया है। अंडरस्टूड, ये एक लोड साइड का पर्सपेक्टिव है। लोड में जो क्यू पॉजिटिव आता है वो कब आता है, जब लैगिंग लोड होता है। ओके, चलिए अब मैं इसी टॉपिक को लीडिंग लोड से समझाना चाहूंगा। अभी हमने क्या समझा, लैगिंग लोड, अब क्या समझेंगे, लीडिंग लोड। ओके, तो अगर हम बात करूं लीडिंग लोड की, तो क्या होगा लीडिंग लोड में, जो V है ये प्लस जे होगा और ये माइनस जे होगा। लीडिंग लोड में करंट लैग नहीं होगा, करंट सेम फेज में नहीं होगा, पहले ही करंट प्रोड्यूस हो चुका होगा, यही होता है लीडिंग लोड। अब ये लीडिंग लोड अगर है आई इस डायरेक्शन में, फिर अगेन इसको सेम कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो मैंने डिवाइड किया, ये हो जाएगा आई कॉस थीटा और ये 90 माइनस थीटा है, बिकॉज अगर ये एंगल 90 है और ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो इसके अक्रॉस में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, आई साइन थीटा। बेसिक मैथ्स है, बट फिर भी आप लोग को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो उसके लिए, अब इसके अक्रॉस फिर टोटल पावर निकालो, बिकॉज मेरा कंसेप्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर समझना, एक्टिव रिएक्टिव पावर समझना, किस केस में, लोड के पर्सपेक्टिव में। लोड कैसा था, पहला लैगिंग था, उस केस में एस कैसा आया हमारा, P प्लस जे क्यू आया। P तो सेम है,
चेंज क्या होगा ना, क्यू होगा। अभी क्यू क्या था, पॉजिटिव था, किसमें, लैगिंग में, लैगिंग लोड में। अब आइए लीडिंग लोड में हम पढ़ रहे हैं, तो लीडिंग लोड में एस क्या होता है, अगेन वी आई कंजुगेट होता है। चलो ठीक है, वी तो है, आई कंजुगेट को लिखा, आई को दो भाग में तोड़ा मैंने, आई कॉस थीटा प्लस जे आई साइन थीटा, इसको लिखा आई कॉस थीटा प्लस जे आई साइन थीटा, इसका कंजुगेट। अब अगेन मैं बोलूँ कि अब इसका कंजुगेट क्या होगा, जो फिर इसके अक्रॉस मिरर इमेज ले लो, तो पॉजिटिव जो वी वाला है वो तो सेम रहेगा, तो इसका नेगेटिव है वो ये हो जाएगा कि माइनस जे के साथ आ जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको, आई कॉस थीटा माइनस जे आई साइन थीटा। ओके, अब इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, वी आई कॉस थीटा माइनस जे वी आई साइन थीटा। अब मैं अगर बोलूँ, आपको गौर से समझिए, ये क्या है, एक्टिव पावर, ये क्या है, रिएक्टिव पावर, बीच में आ गया माइनस, यानी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी माइनस जे क्यू, यानी क्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इसमें। क्यू नेगेटिव किस केस में होगा, लीडिंग के लोड में। तो अब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी इंडस्ट्री विजिट करें या कभी भी आप किसी का एसएलडी देखें या कोई क्वेश्चन देखें, कोई न्यूमेरिकल देखें, उस केस में लोड, लोड में अगर क्यू नेगेटिव आ रहा है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो लोड कैसा है, लीडिंग है। अगर लोड में क्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो लोड कैसा है, लैगिंग है, यानी जरूर कोई ना कोई इंडक्शन मोटर या कोई इंडक्टिव लोड कनेक्टेड होगा, किसमें, लोड के परस्पेक्टिव में। तो आपको ये समझ में आया कि लोड दो तरह का डिवाइड किया मैंने, लीडिंग लोड और लैगिंग लोड, उससे मैंने क्यू का रिलेशन निकाला कि क्यू पॉजिटिव कब होगा और क्यू नेगेटिव कब होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो, बिकॉज अगर आपको ये क्लियर है तो जो मैं रिएक्टिव पावर का फील कराऊंगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको रिएक्टिव पावर एक्चुअल में फील आए कि रिएक्टिव पावर क्या काम कर रहा है। अभी तक तो आपको ये समझ में आया कि टोटल पावर बटा दो भाग में, एक्टिव और रिएक्टिव पावर में। ओके, बट रिएक्टिव पावर काम क्या करता है, जैसे एक्टिव पावर दिखता है, एक मोटर घूम रहा है तो मतलब एक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है उसमें, बट रिएक्टिव पावर क्या काम कर रहा है, तो उसको फील कराने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कोशिश करूंगा कि और रिएक्टिव पावर को एनहांस करूँ। अभी फिलहाल इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, समझिए कैसा होता है, और ट्राइंगल क्या होता है, पी प्लस जे क्यू क्या होता है, पी माइनस जे क्यू क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे एक स्टेप आगे ले जाएंगे जिसमें रिएक्टिव पावर को फील कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को अगर पसंद आया हो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।